नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों के सपोर्ट से अब हमारी फैमिली 6000 लोगों की हो चुकी है। हमारा कारवां आगे बढ़ता जा रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की अच्छी अच्छी कमेंट्स, आप लोगों के अच्छे अच्छे मैसेजेस इंस्टाग्राम पे हमको मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम ट्राई करते हैं सबके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, मैक्सिमम कई बार मिस भी हो जाता है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम आपके जो भी क्वेश्चंस हो उसके आंसर दे पाए। इधर आपको कमेंट में रिप्लाई कर दे या मैसेज में जब आप बोल रहे हो तो हम उसका रिप्लाई कर दे, या फिर उसका वीडियो बना के हम आपको वीडियो में ही समझा दे कि क्या उसका आंसर होता है। तो हम हमारा मैक्सिमम ट्राई करेंगे। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। प्लीज़ ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, उससे हमको बहुत हेल्प मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। तो अभी हम आज के वीडियो के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट के बारे में, जिसको पहले जीएसटी बोल रहे थे सब लोग, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट, बट अब उसको जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट से मेंशन किया हुआ है इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, जो जीटी को रिप्लेस करने वाला है। जीटी था जेन्युइन टेम्पररी एंट्रांट। जो पहले आप जब भी स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे थे तब आपको ये देना पड़ता था, ये इसकी एक रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट वीजा की, जीटी। बट अब वो चेंज करके उसको जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट में कर देंगे कन्वर्ट। इतना बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा माइनर चेंज है, क्योंकि जब भी यहाँ पे हम आते थे तो हमको ऐसा मेंशन करना पड़ता था हमारे एसओपी में, और जब भी हमको फ़ोन आता था इंटरव्यू के लिए तब हमको बताना पड़ता था कि हम ऑस्ट्रेलिया सिर्फ स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो जब भी हमारी स्टडी खत्म हो जाएगी तब हम हमारी होम कंट्री में वापस चले जाएंगे। ये हम ट्राई करते थे प्रूव करने का, पहले स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे थे तब। बट फ्रॉम 23 मार्च 2024 से ये चेंज हो जाएगा टू जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। इसमें इतना सा माइनर चेंज है कि अभी आपको जो भी है वो आपको सच सच बताना है कि आपका इंटेंशन यहाँ पे आके पीआर लेने का है, तो आप वो उसमें मेंशन कर सकते हो आपके जो जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट है। पहले कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं था, बट अभी उन लोगों ने ऐसा बोला है कि आप लोगों को वो क्वेश्चन देंगे, फॉर्म में आपको क्वेश्चन लिखना है, 150 वर्ड्स की उसकी लिमिट होगी। आपको उसमें आपको जो भी जस्टिफाई करना है अपने सेल्फ को, वो आपको बोलना है, उनको समझाना है कि भाई ये रीज़न है जिसकी वजह से हमको ऑस्ट्रेलिया आना है। पहले भी ऐसा था कि आपको जस्टिफाई करना पड़ता था कि क्यों आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे सेम सिचुएशन है कि आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आपको अपनी कंट्री से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए क्यों आना है। थोड़े बहुत अभी चेंजेस है। जब भी हम यहाँ पे ऑनशोर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते थे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, बट अभी ये लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि जब भी आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हो और अगर स्टूडेंट वीज़ा फिर से अप्लाई करना चाहते हो तो वो क्यों करना चाहते हो, उसके रीजंस क्या है, वो सब आपको वो पूछेंगे। कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अगर उन लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो उनका क्या, उनका जीटी से असेसमेंट होगा या फिर जीएसटी से असेसमेंट होगा। तो अगर आपने 23 मार्च से पहले आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो आपको जीटी के थ्रू आपका असेसमेंट होगा। तो आपको ये नया जो जेन्युइन स्टडी रिक्वायरमेंट है वो आपको लागू नहीं होगा, सिर्फ आपको पुराने सिस्टम से आपका असेसमेंट होगा। तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक्चुअली में नए वालों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नियरली सेम ही है, बस ये एक्स्ट्रा एक एंट्री रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे इमिग्रेशन ने कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हुए जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें सबसे पहला है कि आपके एप्लीकेंट जो भी यहाँ पे आ रहा है उसकी करंट सर्कमस्टांसिस क्या है, कि आपके जो फैमिली है उसके साथ या कम्युनिटी के साथ या अपने एम्प्लॉयमेंट के साथ क्या टाइज है, आप कैसे उनके साथ जुड़े हुए हो। तो आपको वो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस आपको बताने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। आपको सिंप्लीफाई करके उनको बताना पड़ेगा कि ये रीज़न है उसकी वजह से हम ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। तो आपको अपने इकोनॉमिक टाइज, फैमिली टाइज आपको बताने पड़ेंगे वो क्वेश्चन में। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में ये एक्सप्लेनेशन आपसे पूछेंगे कि आपने ऑस्ट्रेलिया में ये पर्टिकुलर प्रोवाइडर क्यों चूज किया है। जैसे कि आपने तास्मानिया में यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मानिया का जो आपने स्टडी एप्लीकेशन किया है तो आपने वो क्यों किया है, क्या रीज़न है, क्यों आपके कंट्री में ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है, या फिर आपको यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा मिले उसकी वजह से आपने यहाँ पे किया है, या फिर उसका फ्यूचर में क्या स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के बाद। तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा वो क्वेश्चन में, वो भी 150 वर्ड्स में ही आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या रीजन से आपने ये चूज किया है। उसके बाद है जो भी आप स्टडी करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, जो भी कोर्स आपने चूज किया है वो आपको कैसे बेनिफिट करेगा जब भी आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अब ऐसा चाहती है कि यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स आए जो यहाँ पे स्टडी करने के बाद स्किल्स वाली जॉब ले। उसके बाद क्वेश्चन है कि आपको कोई भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में स्टडी की और फिर से आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो एजुकेशन हिस्ट्री होगी उसकी डिटेल्स आपको पूछी जाएगी।
तो वो डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा कि क्यों, क्या रीज़न है जो आपने पहले ये स्टडी की थी उसके बाद आप ये चेंज कर रहे हो। तो आपको वो भी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से देना पड़ेगा, नहीं तो आपके वीज़ा कैंसिल होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ वेबसाइट पे मेंशन की हुई है, जिसमें अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रह रहे हो और आपके पास कोई और वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, तो फिर आप क्यों स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि कई लोग होते हैं जो फिर से स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं अपने टीआर के बाद, क्योंकि टीआर उनका खत्म होने को आया होता है और उनको ऑस्ट्रेलिया में रहना होता है लंबा, तो फिर से उनको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो वो एक रीज़न पूछेंगे। फिर उसके बाद अगर आपके पास 408 वीज़ा है तो फिर आप क्यों वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपको स्टूडेंट वीज़ा पे हो तो फिर आप दूसरा स्टूडेंट वीज़ा क्यों अप्लाई कर रहे हो, या फिर अगर आप विजिटर वीज़ा पे, कई कई लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वो क्यों कर रहे हो, उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा। उसके बाद 476 वीज़ा पे अगर आप हो तो फिर आप ये वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो आपको फिर से रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों अप्लाई कर रहे हो। स्पेशली ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे विजिटर वीज़ा पे आने का ट्राई करते हैं और उसके बाद यहाँ पे वो स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। बहुत लोगों का अब तक हो भी रहा था, बट अभी अभी ऐसी न्यूज़ आने लगी है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ अब ऐसा कंसिडर कर रही है कि अगर आप ऑनशोर हो विजिटर वीज़ा पे, तो फिर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए उनकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पे जो ऑनशोर है ऑलरेडी विजिटर वीज़ा लेके है, उनको अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है स्लोली स्लोली एडमिशन लेने में। तो जनरली पहले क्या होता था कि जब भी आप अपना एसओपी लिखते थे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या फिर जीटी इंटरव्यू में आप ऐसा ट्राई करते थे उनको कन्विंस करने का कि आप लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ स्टडी के लिए आ रहे हो, आपको पीआर का कोई लेना देना नहीं है, आपको यहाँ पे लाइफ टाइम नहीं रहना है। बट अब ऐसा है कि इसमें आपको ऐसा बताना है कि आप यहाँ पे जेन्युइनली स्टडी के लिए आ रहे हो, या फिर आपको फ्यूचर में आपकी स्टडी खत्म होने के बाद स्किल जॉब लेके आपको पीआर की तरफ भी जाना है। तो स्पेशली ये मेंशन किया हुआ है वेबसाइट पे, जब भी जो भी अनाउंसमेंट हुआ उसमें, कि इंटेंशन आपको दिखाना है कि आपको अगर पीआर लेना है तो आपको पीआर अप्लाई करना है आपकी स्टडी के बाद या नहीं करना है। तो वो एक एक तरीके से अच्छी चीज़ है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि अब क्या होगा कि पीआर तो सबको लेना ही है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट आते हैं 80-90% ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसा सोच के आ रहे होंगे कि हमको ये ऑस्ट्रेलिया जाके पीआर लेना है। तो क्या होगा, सारे लोग तो अगर बोलेंगे कि भाई हमको पीआर लेना है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सबको तो पीआर गवर्नमेंट देगी नहीं एक साथ में। और अगर आप ऐसा बताओ कि आप स्टूडेंट हो, तो फिर शायद उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे आपको फ्यूचर में रहना नहीं है, सिर्फ आपको आके चले जाना है। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकता है, बट हमारे एजेंट्स लोग और थोड़ा टाइम जैसे जैसे जाएगा सब लोग एक तरीके से रास्ता निकाल देंगे कि उसके क्या क्या आंसर देने हैं। बट मेरे ख्याल से अभी स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि वो क्या बताए, क्योंकि सबका इंटेंशन पीआर लेना है, बट आप सब लोग तो ऐसा बता नहीं पाओगे कि हमको पीआर लेना है। तो क्या आंसर दोगे वो सोच समझ के आपको आंसर देने पड़ेंगे। या आप ऐसा कर सकते हो कि आपकी आपकी जो स्टडी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कोई नर्सिंग लेके आ रहा है, कोई टीचर में आ रहा है, या फिर कोई इंजीनियरिंग में आ रहा है, तो वो लोग ऐसा मेरे ख्याल से दिखा सकते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों की ज़रूरत है, तो फिर हम यहाँ पे स्टडी करके हम हमारी स्किल लेवल में जॉब लेके फिर हमारा प्लानिंग है परमानेंट सेटल होने का। बट अगर आप कोई और कोर्सेज में आ रहे हो जिसका फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में कम है, तो उस टाइम पे आप ऐसा बता सकते हो कि भाई हम वहाँ पे स्टडी करके वापस चले जाएंगे। ये मेरे थॉट्स है, मैं आपको ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप ऐसा ही लिखना अपने जो फॉर्म आप लिख रहे हो उसमें। वेबसाइट पे एक और चीज क्लियरली मेंशन की है कि आप रीजन प्रोवाइड करो कि आप अपनी कंट्री में क्यों स्टडी नहीं कर रहे हो, अगर वही सेम कोर्स आपकी कंट्री में भी अवेलेबल है तो आपको वो एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आपको ऑस्ट्रेलिया आके वही सेम कोर्स क्यों स्टडी करना है। अब फिर आप आपकी कंट्री में भी वो स्टडी कर सकते हो सेम चीज़। तो आप बता सकते हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी अच्छी है, टॉप 10 में यूनिवर्सिटीज़ है वर्ल्ड में, ये सब करके। तो आप बता सकते हो कि भाई एजुकेशन अच्छा होने की वजह से हमको ऑस्ट्रेलिया से एजुकेशन लेना है, फिर हमको वो एजुकेशन जो हमने वहाँ से गेन किया है वो हमको हमारी कंट्री में वापस जाके वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। प्लस उसके साथ साथ जब भी आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करोगे तो वो लोग क्या क्या चेक करेंगे, इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जो मेंशन चीज़ की है उसमें से एक है सिचुएशन इन देयर होम कंट्री, आपकी अपनी कंट्री में सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, वो सब। उसके बाद आपकी सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद कैसी हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन, आपका जो कोर्स आप लेके आ रहे हो वो कोर्स की डिमांड क्या है, उसके फ्यूचर में जॉब की रिक्वायरमेंट, मतलब कितनी जॉब्स अवेलेबल होगी फ्यूचर में, वो सब। उसके बाद आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री क्या है, कि आपका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा पहले कैंसिल हुआ है या फिर कोई और कंट्री का वीज़ा कैंसिल हुआ है। तो वो सब वो लोग चेक करेंगे जब भी आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करोगे तब।
तो ऐसा था कि पहले सब लोग आपको एक ही एडवाइस देते थे कि जब भी आप यहाँ पे जीटी का इंटरव्यू दे रहे हो या फिर अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख रहे हो, उसमें सब आप सिर्फ एक ही चीज पकड़ के बैठे रहो कि भाई हमको ऑस्ट्रेलिया से अपनी कंट्री में वापस चले जाना है। बट अब ये सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब आप ऐसा भी मेंशन कर सकते हो अपने एसओपी में या फिर जब भी आपका इंटरव्यू होता है तब, कि आपकी जो आप स्टडी करने वाले हो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में। तो उसकी वजह से आपका प्लानिंग फ्यूचर में ये है कि आप यहाँ की स्किल सेट गेन करोगे, आप अपनी स्किल्स गेन करके अच्छी फील्ड में जॉब ढूंढोगे। अपने स्किल सेट के हिसाब से आपको जब जॉब मिल जाएगी तो आप यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी लेने का सोचोगे। तो अब ये आप अपने एसओपी में ऐड कर सकते हो। जब भी आपका इंटरव्यू होता है तब आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हो। तो अभी आपको कॉल लेना है कि आपको क्या उनको बताना है। उनको आपको ये बताना है कि यहाँ पे आके आप वापस चले जाओगे या फिर आपको ये बताना है कि यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट सेटल होना चाहते हो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आई नो, बट आपको फिगर आउट करना पड़ेगा जब भी आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करोगे तो, क्योंकि इससे आपके वीज़ा रिजेक्शन में या फिर अप्रूवल में बहुत फर्क पड़ सकता है। तो जो भी आप करना सोच समझ के करना। अगर आप नियर फ्यूचर में वीज़ा अगर अप्लाई करने वाले हो तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।